तो बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी ने 195 नामों वाली लोकसभा चुनाव की पहली सूची उम्मीदवारों की घोषित कर दी। मध्य प्रदेश के 29 में से 24 कैंडिडेट के नाम घोषित हो गए, 5 सीटें बची हैं और यहां छत्तीसगढ़ में सभी 11 की 11 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो गए। IBC 24 की सूची पर मोहर लगी है। बड़ी खबर, सूची जारी करने प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले जो सूची हम आपको दिखा रहे थे उसी सूची पर मोहर लगी है। छत्तीसगढ़ में सभी 11 सीटों पर ऐलान हो गया। मध्य प्रदेश में 5 सीटों को छोड़कर 24 सीटों पर कैंडिडेट घोषित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कुल मिलाकर 195 नामों वाली सूची जारी कर दी, जिसमें प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के नाम हैं। इस सूची में 2 पूर्व CM को भी टिकट दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष का नाम है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री का नाम है। उत्तर प्रदेश की 51, पश्चिम बंगाल की 20, मध्य प्रदेश की 24 और छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर नामों की घोषणा सूची में कर दी गई। के लिए तोखन साहू जी का नाम घोषित हुआ है। लिस्ट अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, आपका नाम की घोषणा हो चुकी है, तो पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगे आप? मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को, सम्माननीय मोदी जी, सम्माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी को, राष्ट्रीय नेतृत्व को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अपने प्रदेश नेतृत्व को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने इस छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास जताया और बिलासपुर लोकसभा जैसे एक बड़ी सीट पर अपने एक छोटे से कार्यकर्ता को लोकसभा में उम्मीदवार बना करके लोकसभा भेजने का जो पार्टी ने निर्णय लिया है, इसके लिए मैं अपने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और यह केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं की पहचान करती है। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता, मुंगेली जिला के एक छोटे से गांव से मैं आता हूं और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा यदि मुझे प्रत्याशी बनाया गया है तो यह मेरे अपने जीवन के लिए सबसे बड़ी खुशी है, मेरे परिवार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के मेरे जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए ये बड़ी खुशी और प्रसन्नता की बात है। कहते हैं कि राजनीति में कोई ना कोई गुरु होते हैं। किनको मानते हैं आप, किनको श्रेय देते हैं? आज जब लोकसभा संसद में जाने को आप तैयार हो गए हैं, किसको श्रेय देंगे? राजनीति में यदि मैं अपना प्रारंभिक गुरु कहूं तो स्वर्गीय श्री मुनीराम जी साहू है, जिनके उंगली को पकड़ करके मैंने चलना सीखा। आज वो इस संसार में नहीं है, परंतु राजनीति में उन्हीं से सीखी। जब वो विधायक थे और मैं कॉलेजों में पढ़ा करता था, तब उनके साथ मैं चलता था और उन्हीं से मैंने सीखा। आज वो इस संसार में नहीं है, परंतु मैं उनको याद कर रहा हूँ और उनको नमन भी कर रहा हूँ कि उनका ये चेला आज बिलासपुर लोकसभा के प्रत्याशी बन गए हैं। और मैं बिलासपुर लोकसभा के सभी मतदाता भाइयों बहनों और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि मैं उनके चरणों में बैठ करके काम करने वाला ये छोटा सा तोखन साहू आज बिलासपुर लोकसभा से उम्मीदवार बनाया गया है। सोचा है आपने? अब तो चूंकि कैंडिडेटशिप घोषित हो गई है, जीत जाएंगे तो क्या करेंगे अपने क्षेत्र के लिए? कोई मन में सपना, कोई ऐसा कि बहुत सालों से कुछ नहीं हुआ हो उस क्षेत्र के लिए जो आप करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, जी जान से मेहनत करेंगे। बिलासपुर लोकसभा से मुझे पूरा विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी एक इतिहास रचने जा रही है। सबसे बड़ी अंतर होगा बिलासपुर लोकसभा से, आज तक का रिकॉर्ड बनेगा। इस देश का सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री इस देश को मिला है। तो सबके मन में उत्साह है, सबके मन में उत्सव सा माहौल है कि हर व्यक्ति चाहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, देश का गौरव, देश का सम्मान बढ़े, लोगों के लिए काम हो। सबकी अपेक्षा आकांक्षा यदि कोई पूरा कर सकती है तो माननीय मोदी जी ही कर सकते हैं। भरोसा है। लेकिन एक बहुत अच्छा सहयोग है कि किसान मोर्चा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष लोकसभा जाने की तैयारी में है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंत्री जी हैं और राष्ट्रीय पदाधिकारी भी जी हैं, यहाँ पे महामंत्री जी भी है। किसान मोर्चा काफी फला फूला आपके लिए। देखिए, मैं किसान के
है और पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो निश्चित रूप से सोच समझकर लिया है और पार्टी के निर्णयों पर हम खरे उतरने की कोशिश करेंगे। अजय रहा दक्षिण का किला, अब कोई नया शख्स दक्षिण के लिए? अब ये तो सामने वाले तय करेंगे और दक्षिण का किला अगर 8 बार से अजय रहा है तो 9वीं बार भी अजय होगा। 3 महिलाओं को इस बार मौका दिया गया, रूप कुमारी, कमलेश और तीसरी सरोज पांडे, 11 में से। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने तो पहले ही 33% आने वाले समय पर महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही है और उसको वो नीति लागू होने के पहले ही उन्होंने लागू कर दिया है। ये बीजेपी की बीजेपी जो कहती है उसको करती है। बहुत बहुत बधाई। ये सर, आप लोकसभा के लिए तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार थे? पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है उसके लिए हमेशा तैयार थे, हैं और रहेंगे। केंद्र की राजनीति में जाने वाले हैं तो क्या तैयारी रहेगी सर? देखिए, पहले भी देश में ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां मेरे संपर्क और संबंध नहीं हो, तो इसलिए मेरे लिए कोई ये नई चीज़ नहीं है। जी, इस बार जो है कुछ सांसदों को रिपीट भी किया गया है, जैसे विजय बघेल को, संतोष पांडे को, लेकिन बाकी जगहों पे चेहरे बदले गए हैं। अब ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति और उनके पास जो जानकारियां होती हैं उसके आधार पर वो निर्णय लेते हैं। किस तरीके की तैयारियां शुरू करेंगे, क्या फर्दर? अभी तो मैं 12 दिन मातृशोक में हूँ और निश्चित रूप से उसके बाद पूरी तैयारी के साथ में हम लड़ाई लड़ेंगे। तो ये थे 24 उम्मीदवारों में से 4 हमारी महिला बहनें हैं, 8 हमारे ओबीसी वर्ग के कार्यकर्ता हैं, बाकी अनुसूचित जाति, जनजाति और सभी समाज वर्गों का प्रतिनिधित्व कैसे हो सकता है, ये कहीं अगर हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। एक जमीन का सामान्य कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट चुनाव कैसे लड़ सकता है, इसका कोई उदाहरण बन सकता है तो भारतीय जनता पार्टी बन सकती है। हमारे किसान मोर्चे के अध्यक्ष को भी अवसर मिला है। छोटे छोटे काम करने वाले कार्यकर्ताओं को लोकसभा का प्रत्याशी बना करके भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े अवसर दिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का और माननीय नड्डा जी का इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को बुंदेलखंड की जनता का, खजुराहो की जनता का सेवा करने का अवसर दिया और पुनः फिर खजुराहो और बुंदेलखंड की जनता का सेवा करने का अवसर दिया है। मैं बड़े तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं, पूरे केंद्रीय नेतृत्व का। और 24 के 24 उम्मीदवारों को बधाई, शुभकामनाएं। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान विदिशा से प्रत्याशी हैं, वो पहले भी सांसद रहे हैं, 5 बार सांसद रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कैबिनेट के मंत्री हैं, उन्हें गुना शिवपुरी उनकी जो परंपरागत सीट है पुनः वहां से प्रत्याशी बनाया है। तो इस प्रकार से ऐसे वरिष्ठ नेतृत्व और सामान्य कार्यकर्ताओं को सभी समाज वर्गों के प्रतिनिधित्व के साथ भारतीय जनता पार्टी ने आज सूची जारी की है। सभी को बधाई, शुभकामनाओं के साथ इस बार हमारा संकल्प है 29 की 29 सीटें, अगली बार 400 पार के नारे और 370 भारतीय जनता पार्टी अकेले जीतेगी। उसमें मध्य प्रदेश में एक बची हुई सीट कमल का फूल प्रधानमंत्री मोदी जी की झोली में जाएगा। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना, हर बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाने के साथ इस बार मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़के हर बूथ पर हम चुनाव जीतेंगे, ये हमारा संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अमित शाह जी का धन्यवाद। जिन 5 सीटों को होल्ड किया गया है, वो जल्दी ही घोषित होंगी, छिंदवाड़ा को सर कहा गया था सबसे पहले घोषित कर, जल्दी घोषित होगी, बहुत जल्दी होगी। तो सूची घोषित होने के बाद 195 उम्मीदवारों के नाम घोषित होने के बाद सबके अलग अलग रिएक्शंस आप देख रहे हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में सभी वर्गों का ध्यान रखा है, 8 ओबीसी चेहरे, 4 महिलाएं, इनको मौका मिला है। कुल मिलाकर 29 सीटें मध्य प्रदेश की, जिनमें से 5 सीटों को छोड़कर 24 सीटों पर नाम की घोषणा हो चुकी है। इंदौर, झाबुआ, छिंदवाड़ा, इन सीटों पर अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए। इधर छत्तीसगढ़ में कहां 3 नामों की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन सभी 11 सीटों पर उम्मीदवार अधिकृत तौर पर घोषित कर दिए गए हैं। पूरे देश भर में
195 नामों वाली पहली सूची बीजेपी जारी कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में 2 मौजूदा सांसदों को रिपीट किया गया है, उनको पुनः विश्वास के साथ टिकट दिया है। दुर्ग से विजय बघेल और राजनांदगांव से संतोष पांडे। इसके अलावा 3 महिलाओं को अब की बार सूची में तरजीह दी गई, मौका दिया गया है, मैदान में उतारा गया है। कोरबा से में सरोज पांडे हैं। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में 2 और महिलाएं, कुल 3 महिलाओं को टिकट दिया गया है। 3 महिलाओं को इसमें मौका दिखाई पड़ रहा है। सरोज पांडे, रूप कुमारी चौधरी महासमुंद से, और इसके अलावा सभी 11 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। एसटी सीट सरगुजा चिंतामणि महाराज को यहां से मौका मिला, जिन्होंने अभी पार्टी में वापसी की कुछ दिनों पहले विधानसभा चुनाव के क्रम में, उनको मौका दिया है, टिकट दिया है। रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ कैबिनेट के कद्दावर मिनिस्टर रहे हैं और अभी भी छत्तीसगढ़ की साय कैबिनेट का हिस्सा हैं। उन्हें टिकट देकर मैदान में उतारा रायपुर से। बस्तर में महेश कश्यप को टिकट मिला है। कोरबा से सरोज पांडे और महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी, इन्हें अवसर दिया है टिकट देकर। रायगढ़ से राधेश्याम राठिया को मैदान में उतारा है, जबकि बिलासपुर में आप तोखन साहू को सुन रहे थे। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद किया है बिलासपुर जैसे बड़े संसदीय क्षेत्र में उम्मीदवार बनाकर। जांजगीर सीट पर कमलेश जांगड़े को पार्टी ने कैंडिडेट बनाया, जबकि कांकेर से भोजराज नाग का नाम इस लिस्ट में आ चुका है। इसके अलावा जो आज लिस्ट जारी की गई है, इसमें देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम हैं। कुल 28 महिलाएं, 47 युवा, इन सभी के नाम इसमें दिखाई पड़ते हैं 195 की कुल सूची में। मध्य प्रदेश के 24 नामों वाली सूची जारी कर दी गई है। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान और खजुराहो से वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, इनके नाम हैं। इन्हें पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। और अभिषेक सोनी का रुख करें सरगुजा से चिंतामणि महाराज, जिनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, वो उनके साथ मौजूद हैं। अभिषेक आपके पास आ रहे हैं, चिंतामणि महाराज को शुभकामनाओं के साथ पूछिए, उनका रिएक्शन लीजिए। देखिए, जिस क्षण की प्रतीक्षा थी वो समाप्त हो चुकी है और सरगुजा से चिंतामणि महाराज वो नाम है जिन पर भाजपा ने मुहर लगाया है। चिंतामणि महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको बधाई। जी धन्यवाद। महाराज, जिस तरह से काफी नाम थे, सरगुजा में 40 से ज्यादा नाम थे जिनकी ये बात कही जा रही थी उनको टिकट मिल सकती है, आप पर किस लिए पार्टी ने भरोसा जताया और क्या कहना चाहेंगे? अब पार्टी किस लिए भरोसा जताई है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक जो भी जिम्मेदारी हमको मिला है उस जिम्मेदारी को मैं ईमानदारी से निभाया हूँ और जनता के लिए अपने से जितना बन पड़ा हम कोशिश किए। तो निश्चित रूप से उसी के कारण पार्टी भरोसा की होगी और पार्टी अगर इतना बड़ा भरोसा की है तो उस पर खरा उतरना हमारे लिए चुनौती है। ये बताइए, किस तरह के मुद्दे हैं सरगुजा में? पिछले 4 लोकसभा की बात करें तो भाजपा का कब्जा रहा है। क्या लगता है कि ऐसी कौन सी जरूरतें हैं जिन पर काम चिंतामणि महाराज करेंगे? देखिए, अभी जो लोकसभा होता है इसमें पूरे देश स्तर का मुद्दा होता है। लोकसभा और विधानसभा दोनों में जो मुद्दे होते हैं अलग अलग होते हैं। लोकसभा के लिए जो मुद्दा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा उसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि अभी आप कांग्रेस छोड़कर ही आए हैं, उसको कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, लड़ाई तो लड़ाई है, लड़ाई में किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन जैसा मैं देख पा रहा हूँ तो अभी जो पूरे देश में मोदी जी का गारंटी जो चल रहा है, इसको देखते हुए मेरे को नहीं लगता कि यहाँ जो 11 सीट हैं 11 में एक भी कांग्रेस पा पाए। अच्छा, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको लगता है कि कांग्रेस एक भी सीट नहीं पा पाएगी? क्या लगता है कि कहाँ पर चूक होगी कांग्रेस से, क्योंकि आप तो कांग्रेस को बहुत नज़दीक से देख रहे थे? नहीं, अब उसको तो हम नहीं कह सकते, पार्टी का अलग अलग विषय रहता है, लेकिन जैसा स्थिति परिस्थिति दिख रहा है
जब कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसा लगता था कि ये कम से कम 10 साल तक तो कांग्रेस की सरकार रहेगी, लेकिन जो अंतर्कलह था जिसके कारण 5 वर्ष में ही, एक कार्यकाल में ही अपना सीट छोड़ना पड़ा। अच्छा, इस बार जो 8 विधानसभा सीटें हैं विधानसभा की, उस पे सब पे भाजपा का कब्जा है, तो क्या लगता है कि इस बार किस तरह की लड़ाई रहेगी और चिंतामणि महाराज कितने वोटों से चुनाव जीतेंगे? नहीं, अब वो तो कितने वोटों से जीतेंगे ये कहना तो जरा मुश्किल रहता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है सम्मानजनक वोटों से जीतेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अच्छा, एक कमिटमेंट चुनाव के समय में काफी वायरल हुआ था जब आप कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ रहे थे, तो ये बात कही जा रही थी कि लोकसभा के टिकट के लिए आपको पहले से आश्वस्त किया गया है, क्या वो आश्वासन अब पूरा हुआ? नहीं, ऐसा कोई आश्वासन नहीं था। हमारे यहाँ श्रीकोट में माँ काली का और माताजी की समाधि का अनावरण होना था, उसमें अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी दोनों गए हुए थे, तो उस समय जो सामान्य भी बात हुई तो उसमें लोग आकलन करने लगे कि नहीं, ये लोकसभा सीट का बात हुआ था, ऐसा कोई बात नहीं हुआ था। निश्चित रूप से हम तो निःशर्त आए थे और यहाँ पर आने के बाद अगर पार्टी इतना बड़ा भरोसा की है तो निश्चित रूप से हमारे लिए पार्टी पहले से रही, निश्चित तौर पर हमारी बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 29 में से 24 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। मेरे साथ वीडी शर्मा जी है। सर, आपको बहुत बहुत बधाई, आप खजुराहो से एक बार फिर जो है प्रत्याशी बने हैं। खजुराहो की जनता की सेवा करने का एक बार फिर मौका दिया पार्टी ने आपको। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और पूरे केंद्रीय नेतृत्व का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैंने पहले भी कहा था जब मुझे खजुराहो से अवसर दिया था कि बुंदेलखंड और खजुराहो की जनता की सेवा करने का जो अवसर दिया, मेरे मन को बहुत संतुष्टि थी। 5 साल मन लगा करके काम किया। पुनः एक बार खजुराहो की जनता के लिए, बुंदेलखंड की जनता। तो भारतीय जनता पार्टी की सूची आने के बाद एक रिएक्शंस आ रहे हैं, सभी के प्रतिक्रियाएं आप सुन पा रहे हैं और उम्मीदवार जो बनाए गए हैं वो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर भरोसे के लिए धन्यवाद जताते हुए अब मैदान में उतर रहे हैं। बड़े नाम और बड़े उम्मीदों के साथ उतारे गए चेहरों की प्रतिक्रिया आपको लगातार सुनवा रहे हैं। हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे संगठन के समस्त नेताओं का, छत्तीसगढ़ के सभी अपने लीडरों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे राजनांदगांव लोकसभा के लिए पुनः मौका दिया। और इस वक्त आपको लिए चलेंगे अपने सहयोगी जितेंद्र थवायत के पास में। लगातार नेताओं के रिएक्शंस हमको मिल रहे हैं, प्रत्याशियों के रिएक्शंस मिल रहे हैं, सूची पर रिएक्शन मिल रहे हैं। जितेंद्र आपके पास आ रहे हैं। हो रहा है बिल्कुल। देखिए, छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है और बिलासपुर क्लस्टर की अगर हम बात करें तो 4 लोकसभा क्षेत्र यहां पर आते हैं, जिसमें बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र हैं और इसके क्लस्टर प्रभारी हैं अमर अग्रवाल जी। सीनियर नेता अमर अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, सीधे उनसे ही बात करते हैं। बीजेपी ने तो अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है प्रदेश के सभी 11 सीटों पर, खासतौर पर आपके जो क्लस्टर हैं 4 लोकसभा, उनके भी सीट हो गए। किस तरह से देखते हैं जो नाम सामने आए हैं? चारों लोकसभा में अंबिकापुर में चिंतामणि महाराज, रायगढ़ में राधेश्याम राठिया जी, कोरबा में सरोज पांडे जी और बिलासपुर में तोखन साहू जी। एक व्यापक जांच पड़ताल, कार्यकर्ताओं की राय शुमारी। और इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को, जिन्हें अब की बार पार्टी ने उम्मीदवार बनाकर उतार दिया है विदिशा से।
एक हाई प्रोफाइल सीट रही और इस वक्त वे दिखाई पड़ रहे हैं आपको भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में, जिसमें 195 नाम हैं। मध्य प्रदेश के 24 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। इसमें विदिशा सीट से शिवराज सिंह चौहान उम्मीदवार बनाए गए हैं और प्रतिक्रिया लेने के लिए पूरा मीडिया उपस्थित है उनके घर पर और इस वक्त इंतज़ार किया जा रहा है कि वे अपनी प्रतिक्रिया दें। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं इसमें वे भगवान से आशीर्वाद लेते हुए नजर आए हैं और उनकी पत्नी ने मुंह मीठा कराकर आरती उतारकर उन्हें शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जारी कर दी गई है, जिसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और इनमें से एक शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के ये देखें आप, साधना सिंह ने आरती उतार करके शिवराज सिंह चौहान के उम्मीदवारी इसको लेकर शुभकामनाएं दी हैं, तिलक लगाया है और मुख्यमंत्री रहते हुए जो लंबा कार्यकाल शिवराज सिंह चौहान का रहा है, अब उन्हें एक और नई चुनौती विदिशा सीट के ऊपर लोकसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलानी है। 24 नाम घोषित हुए मध्य प्रदेश से, जिनमें से एक नाम है शिवराज सिंह चौहान का हाई प्रोफाइल विदिशा सीट से। और आप देखें उनका स्वागत हुआ है, उनका घर में अभिनंदन किया गया है पत्नी के द्वारा और उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार पूरा मीडिया कर रहा है। और बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से उम्मीदवार बनाई गई हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया सुनवा रहे हैं आपको। बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की, प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता और संगठन की कि उन्होंने ये अवसर और ये दायित्व मुझे दिया है। और मैं जानती हूँ कि भारत की जनता को इतना अटूट विश्वास है मोदी जी की एक विकास की नीति पे कि हम इस बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो बांसुरी स्वराज को आप सुन रहे थे, नई दिल्ली से पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए। सुषमा स्वराज की लेगेसी को वे आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतरेंगी और दिल्ली से 5 में से 4 चेहरे बदलकर पार्टी ने बड़ा फैसला किया। वहां से भी प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। है अब क्या वो करने वाले सर, एक तो पहली बात आपको उम्मीदवार बनाया गया है, बहुत बहुत आपको बधाई हो। थैंक यू। अब क्या सर, किस तरीके से देखें सर, चुनाव आपको पार्टी लड़ा रही है, आपको उम्मीदवार बनाया है, आप पर भरोसा जताया है सर? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, भारत के लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी का, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी का और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी सहित प्रदेश और देश के हमारे संगठन का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने एक भोपाल लोकसभा क्षेत्र के लिए मुझे टिकट दिया है। और ये जो टिकट दिया है, ये टिकट एक छोटे जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट पार्टी नेतृत्व ने दिया है। ये सम्मान जो मुझे दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के वार्ड अध्यक्ष के रूप में मैंने राजनीति में काम करना प्रारंभ किया था। ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी के एक वार्ड अध्यक्ष का सम्मान है। ये सम्मान गली और मोहल्ले में मतदाता पर्ची बांटने वाले कार्यकर्ता का सम्मान है। ये सम्मान जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हुआ करती थी, पूरे देश में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो हम गलियों के अंदर ठेले में अनाउंसमेंट करते थे, तांगे में अनाउंसमेंट करते थे, टेम्पो और जीप के अंदर अनाउंसमेंट करते थे, गली गली के अंदर हम लोग कमल का फूल बनाते थे, गली गली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जनता तक, समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, वहाँ पे पंपलेट और पोस्टर बांटते थे।
एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता का सम्मान किया। इसके लिए मैं देश और प्रदेश के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में चुनौती क्या देखते हैं, क्योंकि आपकी जो काम करने का तरीका है, आपने जिस तरीके से महापौर रहते हुए काम किया है, उसका लाभ आपको भले ही मिलेगा, लेकिन और क्या चुनौती देख रहे हैं आप? देखिए, आज देश में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चुनौती नहीं है। हमारे पास चुनौती है तो वो है विकास की चुनौती। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 2 बार भोपाल से पार्षद के रूप में टिकट दिया। भोपाल की जनता ने पार्षद के रूप में मेरा कार्यकाल देखा है। भोपाल की जनता ने मुझे महापौर का आशीर्वाद दिया। भोपाल की जनता ने मेरा महापौर के रूप में कार्यकाल दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ जैसे एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता के ऊपर जो भरोसा दिलाया है, मैं निश्चित रूप से भोपाल लोकसभा क्षेत्र की जनता के उम्मीदों के ऊपर खरा उतरूं और उनकी समस्याओं का निराकरण करूं। और लगातार आज हमारा देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार ऊंचाइयां छू रहा है, विकास के नए कीर्तिमान रच रहा है। उसको आगे बढ़ाने का काम भोपाल का बेटा आलोक शर्मा करेगा, क्योंकि भोपाल लोकसभा का क्षेत्र मेरा परिवार है। भोपाल का मैं बेटा हूं, यहाँ की जमीन, यहाँ मेरा जन्म हुआ, यहाँ की गलियों में खेल कूद करके बड़ा हुआ हूँ। भोपाल को लेकर मैं भोपाल के डेवलपमेंट को लेकर मैं एक रोड मैप बनाने वाला हूँ। हमारा आने वाले समय के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जिस प्रकार की मंशा है, उस हिसाब से हमारे भोपाल का विकास किस प्रकार से और है, केंद्र सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं उनको लेकर आएंगे, जनता से संवाद करेंगे और जनता से संवाद करके बहुत ही जल्दी हम भोपाल का चुनावी मैनिफेस्टो भी लेकर आएंगे, जिसमें कि आने वाले समय में हमारा भोपाल स्मार्ट भोपाल तो हो ही गया है, हम इस भोपाल को लगातार आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। किस तरीके की रणनीति इस बार चुनाव में देखने को मिलेगी, क्योंकि बड़े ही अंदाज आपके अलग हैं, काम करने का तरीके अलग हैं और तरीके के साथ में लोगों से मेलजोल करने का भी तरीका अलग है आपका? निश्चित रूप से हम जनता का सीधा संवाद करेंगे। जनता के साथ एक जनप्रतिनिधि की भूमिका कैसी होना चाहिए, एक उनका सांसद कैसा होना चाहिए, जनता की भावनाओं के अनुसार हम काम करेंगे। आज मोदी सरकार की गारंटी है, आज मोदी जी ने अगर कुछ बोल दिया है तो देश की जनता उनको बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रही है। और मैं समझता हूँ कि इस बार भोपाल सीट भी हम लाखों मतों से जीतेंगे और भोपाल में कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के ऊपर विजय श्री का वरण करेगी। अभी लगभग 5 से 6 सीटों पर नाम घोषित नहीं किए गए हैं, कैसे देखें, क्योंकि छिंदवाड़ा को भी अभी छोड़ा गया है और जो पिछले दिनों एपिसोड देखने को मिला, उससे क्या मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड संगठन है, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्षक नेतृत्व तय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड इसके ऊपर निर्णय करने वाला है। ये भी एक रणनीति का हिस्सा होगा। प्रथम सूची जारी हुई है, दूसरी सूची में भी बड़े चौंकाने वाले परिणाम होंगे और इस बार हर हालत में मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा भी हम कांग्रेस से छीनकर 29 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का काम करेंगे। भोपाल शहर के लिए आपने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जब आप काम करेंगे तो कैसे, कौन से बड़े आयाम होंगे जिनको? और आज जो लिस्ट जारी की गई है, इसमें जबलपुर से आशीष दुबे का नाम कैंडिडेट के तौर पर घोषित हुआ है। बड़े उत्साह के साथ में उनके समर्थक और कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए भी नजर आए हैं। जबलपुर का रुख करेंगे, विजेंद्र पांडे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, आपके पास आ रहे हैं, प्रतिक्रिया आपको मिल रही होगी स्वयं आशीष दुबे या उनके परिजनों की, बताएं। बिल्कुल पुनीत, बताना चाहूँगा कि जबलपुर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने चेहरे और जो कि संगठन के माहिर माने जाते हैं आशीष दुबे, उन्हें टिकट दी है। पहली बार लोकसभा का टिकट उन्हें दिया गया है, लेकिन इनके परिवार का भारतीय जनता पार्टी का से संबंध जो है जनसंघ के ज़माने से रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर भी, उनके घर पर भी इस वक्त हम कहें कि बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। फिलहाल आशीष दुबे एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने
अपने गृहग्राम गए हुए हैं। अभी शहर में जो उनका घर है वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, कुछ देर में यहाँ पर आएंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ तमाम परिजन हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और बधाइयाँ देने का सिलसिला जो है आप देख पा रहे हैं कि मिठाइयाँ जो है, मिठाइयों के पैकेट जो है यहाँ पर आ गए हैं और इस तरह से सेलिब्रेशन किया जा रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, हमारे साथ मंजू दुबे जी हैं पुनीत, जिनसे हम 2 टिकट पर प्रतिक्रिया ले सकते हैं। आप आशीष दुबे जी की भाभी हैं और साथ ही साथ सरोज पांडे जी, जिन्हें दुर्ग से बीजेपी ने टिकट दिया है, उनकी सगी बहन भी हैं कोरबा से। आप क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन देंगे? आपको तो आपकी सिस्टर को भी टिकट दिया गया है और देवर भी लोकसभा की टिकट पर हैं, तो सबसे सौभाग्यशाली लोगों में शामिल है। क्या रिएक्शन है आपका? मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूं और पार्टी के वरिष्ठ जनों का धन्यवाद करती हूं, जिनके आशीर्वाद से और शुभकामनाओं से ये अवसर मेरे लिए आया है कि मेरी बहन को, सरोज पांडे को और मेरे देवर आशीष दुबे को ये टिकट मिला हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इससे और आशा करती हूँ कि हम सब मिलकर प्रयास करके और जीतेंगे दोनों जगह से। तो आश्वस्त है यानी कि भाई भी आपके, यानी देवर भी आपके सांसद बनेंगे और दीदी भी, बहन, छोटी बहन भी सांसद बनने वाली। पहली बार ये अवसर होगा कि एक ही परिवार से 2 लोग संसद में पहुंचेंगे। मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है और सुखद अनुभूति है। तो देखिए, सुखद अनुभूति, जैसा हमने बताया पुनीत, हमने मंजू दुबे जी से बात की, जिनकी बहन सरोज पांडे हैं, उनको भी बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के चुनाव मैदान से टिकट दी है और यहाँ उनके देवर आशीष दुबे जी को जबलपुर संसदीय सीट से चुनाव मैदान में उतारा। वो कह रहे हैं कि खुशकिस्मत है और पूरी उम्मीद है कि ये परिवार में 2 सांसद जो है वो चुनकर लोकसभा पहुँचेंगे। आपको लेकिन मैं यहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा कि मिठाइयाँ बंटनी शुरू हो गई हैं और फ्रेंड्स एंड फैमिली के अलावा बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं जिनका जमावड़ा यहाँ पर है और मिठाइयाँ खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा करते हुए आप यहाँ पर लोगों को देख सकते हैं। लेकिन रिएक्शंस हम जरूर लेना चाहेंगे। आशीष दुबे जी को टिकट दिया, आपको लगता है, हालांकि बीजेपी का तो गढ़ माना जाता है जबलपुर संसदीय सीट, लेकिन क्या उम्मीद है आपको इस कैंडिडेचर को? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता जो संगठन में लगातार काम करते आए हैं, ऐसे व्यक्ति को टिकट दी है। निश्चित रूप से हम प्रचंड मतों से जीतेंगे, लगभग 4 से 5 लाख वोटों से हम विजय हासिल करेंगे और से हम तमाम कार्यकर्ता, पूरी लोकसभा की कार्यकर्ताओं की ओर से मैं केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जबलपुर सीट जो है पुनीत, वो यहाँ के सांसद को विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़वाया था। जबलपुर पश्चिम से जो निवृत्तमान सांसद थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, राकेश सिंह, वो मंत्री बन चुके हैं मध्य प्रदेश की कैबिनेट में और जबलपुर संसदीय सीट जो थी वो रिक्त थी और ऐसे में लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी आखिर वो कौन सा चेहरा होगा जिसे बीजेपी यहाँ पर टिकट दे सकती है। लेकिन सबसे ऊपर नाम इनमें आशीष दुबे का था और वही कयास जो तमाम थे हमारे, वो सही साबित हुए और आखिरकार आशीष दुबे को टिकट यहां से दी गई है और संगठन के माहिर माने जाते हैं। खासतौर पर हम कहें कि जमीनी स्तर से उठे हुए ग्रामीण जिलाध्यक्ष वो 2 बार रहे, प्रदेश मंत्री रहे, तो ये संगठन का जो अनुभव है वो आपको क्या लगता है कि मार्जिन या चुनाव में कितना काम आएगा आप लोगों को? बहुत ज़्यादा मार्जिन काम आएगा। हमारे जो संगठन ने ये निर्णय लिया है, हम सब बहुत हर्षित और उत्साहित हैं कि हमारे आशीष भाई को जो जबलपुर लोकसभा से टिकट दिए, हम सब कार्यकर्ता मिलके 5 लाख से ऊपर वोट से उनको जिताएंगे जबलपुर लोकसभा। यह हम लोग ये आपको विश्वास दिलाते हैं और संगठन को विश्वास दिलाते हैं कि हमारे जबलपुर संस्कार धानी के तमाम कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित हैं। धीरे धीरे सब कार्यकर्ता, देखिए, तमाम कार्यकर्ता उत्साहित हैं। हालांकि आशीष दुबे अब तक यहाँ अपने घर जो शहर में स्थित है वहाँ पहुँचे नहीं हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि उनके इस टिकट उनको दिए जाने से और भाजपा परिवार में जी। तो विजेंद्र को हम सुन पा रहे थे और इस वक्त एक और रिएक्शन आ रहा है। मुख्यमंत्री रहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, जो अब उम्मीदवार बना दी गए विदिशा से। क्या है, हम सब राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो काम उचित समझती है वो काम पार्टी के कार्यकर्ताओं को देती है। अभी पार्टी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन में गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर
पार्टी ने दिया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा होने वाला है। उस संकल्प की पूर्ति में अपनी संपूर्ण क्षमता को लगा के हम काम करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का, अमित जी का, केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं। विदिशा से सदैव से मेरा आत्मीय रिश्ता रहा है, फिर एक बार सेवा का सौभाग्य मिला है। सर, जो 195 लोगों की लिस्ट आई है और मध्य प्रदेश के 24 लोगों की लिस्ट आई है, उसमें अगर देखा जाए पूरे 195 लोगों की लिस्ट में, तो उसमें यूथ को काफ़ी मौका दिया गया। 50 से कम उम्र के 47 लोगों को मौका दिया। बहुत संतुलित सूची है और भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अमित जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के फैसले किए हैं। युवाओं को भी अवसर दिया गया है, समाज के हर वर्ग को, टैलेंट को, अलग अलग तरह का काम करने वाले लोगों को, बहनों को, सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। बहुत संतुलित और बहुत योग्य टीम का चयन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी टिकट। हाँ, उनको भी बहुत बधाई। बहुत सोच समझ के पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। सर, आपका एक बयान खूब चर्चाओं में रहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, आप दिल्ली ने बुलाया। मैंने कभी नहीं कहा। अरे देखो, उसको आप अनर्गल तरीके से चीजों को मत लो। मैंने हमेशा ये कहा था कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और जो काम देगी पार्टी, मेरे लिए कोई काम छोटा और बड़ा नहीं है, उस काम को मैं पूरा करूंगा। तो शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी के विदिशा से प्रत्याशी हैं, पहले भी इसी संसदीय क्षेत्र का 5 बार वे प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और अब एक बार फिर पार्टी ने उन्हें वहां से संसद में पहुंचाने के लिए तैयारी के लिहाज से भेज दिया है। वो कहते हैं कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कार्यकर्ता के नाते उनको जो जिम्मेदारी दी है वो उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। ये घर पहुंचने के बाद शिवराज सिंह चौहान का कैसे घर पहुंचते ही अभिनंदन हुआ है और ये घोषणा होने के बाद शुभकामनाएं उनको उनकी पत्नी ने दी हैं, आरती उतार कर, तिलक लगाकर, और उन्होंने भी घर में घुसते ही साथ सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया है। उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कार्यकर्ता उत्साहित हैं। भारतीय जनता पार्टी की 24 की फाइट के लिए अब की बार 195 नामों वाली पहली सूची के साथ शुरुआत हो चुकी है और 5 से 7 तारीख के बीच में बची हुई सीटों पर भी लगातार 3 दिन तक मंथन करके बीजेपी नामों को फाइनल कर लेगी। जो आज सूची जारी की गई है, इसमें 47 युवाओं के नाम हैं, 28 महिलाओं के नाम हैं और ओबीसी से 57 और एससी वर्ग से 27 कैटेगरी के प्रत्याशियों की घोषणा की गई और एसटी वर्ग के भी 18 नाम इस सूची में शामिल हैं। मध्य प्रदेश के 24 और भारतीय जनता पार्टी के सभी 11 के 11 उम्मीदवार छत्तीसगढ़ में घोषित हो चुके हैं। सबकी एक एक करके प्रतिक्रिया हम आपको सुनवा रहे हैं। सभी अपनी प्रतिक्रिया में उम्मीदवारी पर केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट कर रहे हैं और उनके समर्थक बेहद खुश हैं। ये वाराणसी और अहमदाबाद की तस्वीरें देखें। वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और प्रधानमंत्री एक बार पुनः इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, पहले से ही तय था और आज इस बात की घोषणा हो गई। और दूसरा, आप अहमदाबाद से उम्मीदवारों की लिस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके नाम के ऐलान के बाद और तमाम उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद कार्यकर्ताओं की खुशी और उत्साह देख रहे हैं। तो आज 195 नामों वाली सूची जारी होते ही अब हर एक समीकरण और किस आधार पर किसे कहां टिकट दिया गया है, इसका विश्लेषण भी शुरू हो चुका है। एनडीए अब की बार 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए अपनी पुनः उसी रणनीति के तहत चुनावी तारीखों के पहले प्रत्याशी घोषित करने की तरफ बढ़ चुकी है। नाम तय हो गए थे, सीईसी की मोहर लग चुकी थी, लिस्ट आने के बारे में पहले से कयास था और IBS 24 ने भी पहले ही आपको बताया था और जिन नामों को बताया उन पर मोहर लग गई। एक एक करके आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जिन्हें घोषित किया है उम्मीदवार, उन सब के नाम और डिटेल्स देख रहे हैं।
तो आप देखें जो आज सूची जारी की गई है इसमें मध्य प्रदेश के 24 नाम हैं और इन 24 नामों में 4 महिलाओं को और 8 ओबीसी चेहरों को मौका दिया गया है। जबकि छत्तीसगढ़ में भी देखें एक संतुलित एक बैलेंस बनाने की कोशिश इस सूची में दिखाई पड़ रही है और छत्तीसगढ़ में सभी की सभी सीटें उम्मीदवारों की घोषणा के बाद में अब तेजी से यहां चुनाव प्रचार शुरू हो सकता है, होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बृजमोहन अग्रवाल जो प्रदेश कैबिनेट मंत्री हैं और पिछली कैबिनेट में भी बड़ी अहम जिम्मेदारियां दे चुके हैं और अब उनके कांधों पर जिम्मेदारी है रायपुर सीट से, रायपुर संसदीय क्षेत्र के जीत की। इसके अलावा दुर्ग और राजनांदगांव से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर मौजूदा सांसदों को रिपीट किया, उन्हें मौका दिया। विजय बघेल दुर्ग से प्रत्याशी बनाए गए और राजनांदगांव से संतोष पांडे। वहीं कोरबा से सरोज पांडे, महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी, इनके नाम शामिल हैं जिनको प्रदेश में इन अहम सीटों के ऊपर प्रत्याशी घोषित किया है। तो सभी 11 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में अब केवल 5 सीटें बची हैं, जिनमें से इंदौर, झाबुआ और छिंदवाड़ा ये ऐसी बड़ी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस की संभवतः रणनीति का इंतजार किया जा रहा होगा। हालांकि बीजेपी का अपना सर्वे है, इंटरनल सर्वे के साथ साथ प्रदेश नेतृत्व ने, प्रदेश चुनाव समिति ने जिन नामों के ऊपर सहमति बनाकर पैनल तैयार किए उन्हीं पर चर्चा हो रही है। लेकिन संभवतः छिंदवाड़ा जो कमलनाथ का गढ़ है और कमलनाथ के पिछले दिनों हुए एपिसोड के बाद में भी पार्टी विचार करके यहां से टिकट डिक्लेयर करेगी। छिंदवाड़ा सीट बची है। इसके अलावा झाबुआ आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहां भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित दबदबा जो पिछली बार वो कायम नहीं कर पाई थी, इसीलिए संभवतः और ज्यादा सोच विचार जारी। इंदौर जो कि गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का और बार बार वहां से खबरें हैं कि चौंकाने वाला कोई नाम, नया नाम सामने आ सकता है, तो ये सीट भी अभी फिलहाल घोषित, इस पर प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं। इसके अलावा भोपाल से उम्मीदवार बदल दिया है। साध्वी प्रज्ञा को पिछली बार चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतारा था, उनकी जीत भी हुई, सांसद बनी, लेकिन अब की बार वहां से टिकट बदलते हुए भोपाल सीट से आलोक शर्मा को, जो कि महापौर रहे हैं शहर के, उन्हें पार्टी ने चुना है, प्रत्याशी के तौर पर उनके नाम की घोषणा की। आलोक शर्मा को भी आप सुन रहे थे, उनका ये दावा है, उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को, एक निगम में कार्य करने वाले कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेवारी दी है, एक बड़े संसदीय क्षेत्र भोपाल सीट से उतारकर, और वे उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। कुल 4 महिलाएं हैं मध्य प्रदेश में 24 नामों में, जिनमें शहडोल से हिमाद्री सिंह का नाम है, रतलाम से अनीता नागर चौहान का नाम है और भिंड से संध्या राय के नाम की घोषणा की गई है। पार्टी ने इनको यहां से उम्मीदवार बनाया और सागर से लता वानखेड़े हैं। तो इन सभी महिला कैंडिडेट्स के ऊपर भी भरोसा किया है। 24 के चुनाव में महिला फैक्टर काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में स्टैब्लिश करना चाहती है। एक तरफ महिलाओं से संबंधित बिल का लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाना, उसका पूरी तरीके से उपयोग करना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी और लिस्ट में अधिकांश महिला और युवाओं को तरजीह देने का फॉर्मूला अपनाती हुई भी इस पहली लिस्ट में दिखाई पड़ी है। अगर पूरे 195 नाम को देखें तो इसमें 28 महिलाओं को मौका मिला है। मध्य प्रदेश में देखें, इसमें 4 महिलाएं शामिल दिखाई पड़ती। तो प्रत्याशियों की घोषणा के बाद आप देखें उत्साह चरम पर है। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और पूरे देश में प्रत्याशी घोषित होते ही समर्थक, कार्यकर्ता, परिवार के लोग सभी बेहद उत्साहित हैं। अब की बार 400 पार के नारे को अमल में लाने के लिए पूरी तैयारी के साथ पहली सूची बीजेपी जारी कर चुकी और संभवतः 5 से 7 तारीख के बीच में जो बचे हुए नाम हैं ये भी फाइनल कर लिए जाएंगे और इन पर भी जल्द से जल्द उम्मीदवार उतारे जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सूची घोषित होने के बाद लगातार आपको कुछ रिएक्शंस हैं, वो भी हम सुनवाते जाएंगे। पहली लिस्ट में 195 प्रत्याशी हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के 24 और छत्तीसगढ़ के सभी 11 उम्मीदवार हैं।
और इन सभी ने प्रतिक्रियाओं में प्रधानमंत्री का, राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद दिया है। माना जा रहा था कि जो पहली सूची है इसमें हारी हुई सीटों पर, कमजोर सीटों के ऊपर प्रत्याशी पहले घोषित होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में सभी नामों की घोषणा एक साथ कर दी गई है। कुछ चौंकाने वाले नाम और चेहरे भी इसमें शामिल दिखाई पड़े हैं, लेकिन कुछ नामों की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी। मौजूदा सांसदों के किन के टिकट कटेंगे और किन को टिकट मिलेगा, इस पर चर्चाओं के और अटकलों के दौर चले। छत्तीसगढ़ में देखिए केवल 2 सांसद हैं जिनको पुनः पार्टी ने मैदान में उतारा है, जिनमें दुर्ग से विजय बघेल हैं और राजनांदगांव से संतोष पांडे हैं। सरोज पांडे को अब की बार कोरबा सीट से उतारा गया है और महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी हैं। रायगढ़ से राधेश्याम राठिया, बिलासपुर से तोखन साहू हैं और सरगुजा से चिंतामणि महाराज, उनकी प्रतिक्रिया भी आपने सुनी। कांग्रेस पार्टी से चुनकर वे विधायक बने थे, फिर विधानसभा चुनाव के दरमियान उन्होंने पाला बदला, भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया और अब भारतीय जनता पार्टी ने सरगुजा, जो कि एसटी आरक्षित सीट है, चिंतामणि महाराज को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं जांजगीर से कमलेश जांगड़े और कांकेर से भोजराज नाग के नाम हैं पहली सूची में, और इन सभी नामों की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ में भी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला है। प्रत्याशी बनाए गए सभी चेहरे चुनावी तैयारी में जुट जाने से पहले अपने केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दे रहे हैं। तो बड़ी बात है, आप इस लिस्ट को लेकर के देखें। आज इस पूरी सूची में 195 नामों वाली सूची में उत्तर प्रदेश, जहां कुल 80 सीटें हैं, 51 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल से 20 कैंडिडेट के नाम घोषित किए हैं। मध्य प्रदेश से 24, गुजरात से 15, राजस्थान से 15 उम्मीदवार घोषित हुए हैं। केरल के 12 कैंडिडेट्स के नाम आज घोषणा उनकी हो चुकी है। तेलंगाना के 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित हुए हैं। असम में 14 में से 11 उम्मीदवार घोषित हुए हैं, 3 ही सीटें बची हैं। झारखंड में कुल 11 उम्मीदवार हैं और उनके नाम घोषित हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ की भी सभी 11 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। दिल्ली में 5 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। जम्मू कश्मीर में 2 उम्मीदवार और दमन दीव में 1, अंडमान में 1, त्रिपुरा में 1, गोवा में 1, अरुणाचल में 2 और उत्तराखंड में 3 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई। इस तरह कुल मिलाकर 195 नाम हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष हैं और 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनको पार्टी ने मैदान में उतार दिया लोकसभा चुनाव के लिए। अगर इस लिस्ट में वर्गवार देखा जाए तो 28 महिलाओं को मौका मिला है, 47 युवा हैं जिनकी उम्र 50 और उसके नीचे है, और एसटी वर्ग से 18, एससी वर्ग से 27 और ओबीसी वर्ग से 57 नाम हैं। तो बीजेपी एक कदम आगे बढ़ चुकी है, अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और इस उम्मीदवारों की सूची के सामने आने के बाद में अब इस बात के गुणा भाग लगाए जाने लगे कि किसे कहां से उम्मीदवार क्यों बनाया गया है और उसके सामने अब कांग्रेस की रणनीति क्या होगी या इंडी गठबंधन के किस फेज को उतारा जाएगा। अगर पूरे देश के सिनेरियो में देखें, इस पर विश्लेषण हम करते रहेंगे। एक एक नाम के ऊपर क्या फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी सोच रही है और इसका जवाब या इसका मुकाबला कांग्रेस या उनके विपक्ष के उम्मीदवार कैसे करेंगे, इस पर हम लगातार बात करते रहेंगे।